Hello students, this is CA Pragnesh Kanabar and welcome to the very first lecture of CA Final Audit Fast Track Lectures. मीडियम ऑफ डिलीवरी विल बी हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये न्यू सिलेबस के लेक्चर्स हैं, न्यू सिलेबस, न्यू बुक, न्यू अप्रोच, न्यू पैशन एंड द सेम डेडिकेशन। तो दोस्तों, जब मैं सीए फाइनल ऑडिट फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की बात करता हूं, ऑलराइट, आई नो कि अगर आपने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स परचेज किए हैं, दैट मीन्स यू आर वरीड कि भाई अपने को फटाफट सब्जेक्ट भी खत्म करना है एंड यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो। प्लस आपको यह भी टेंशन है कि कहीं फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लिए हैं तो ये तो नहीं हो जाएगा ना यार कि कंसेप्ट स्किप हो जाएंगे। तो फर्स्ट 5-10 मिनट्स मुझे दीजिए सो दैट आई कैन क्लियरली टेल यू कि हम लोग किस तरीके से कवरेज करने वाले हैं। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मैं कौन हूं वगैरह। 10 साल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स मेरे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया फर्स्ट स्कोर किया ऑडिट सब्जेक्ट में। ये सब यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल्स वगैरह है ऑन द ऑडिट एकेडमी चैनल, आप कभी भी उसे वेरीफाई कर सकते हो या तो मेरी टीम से आप मंगवा भी सकते हो एज एन एविडेंस। और बच्चों ने अपने 25 को 55 में भी कन्वर्ट किया है, ऑलराइट, विद मी, यस। सो हमारे पास सारे वेरिड एग्जांपल्स है जहां पे हर कैटेगरी के बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं, ऑलराइट, वी हैव प्रूवन इट टाइम एंड अगेन। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, चलो दोस्तों, सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। So when we go to the ICAI study material, new syllabus which is applicable from May 24 attempt onwards, तो वहां पे हमें 3 मॉड्यूल्स दिखाई देते हैं, ऑलराइट। इट इज वेरी क्लियर, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये है आपका सिलेबस। दिस इज योर बाइबल, गीता, कुरान, एवरीथिंग, और इसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके से अपने को प्रिपरेशन करना है। नाउ व्हेन वी गो टू दिस 3 मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल में जाके देखते हैं तो टोटल 19 चैप्टर्स है। फर्स्ट मॉड्यूल में वी हैव 7 चैप्टर्स एंड सेकेंड मॉड्यूल में ऑल्सो वी हैव 7 चैप्टर्स। थर्ड मॉड्यूल में वी हैव 5 चैप्टर्स ऑब्वियसली। अब ये 19 चैप्टर्स में जो फर्स्ट 11 चैप्टर्स यानी मॉड्यूल 1 और सम चैप्टर्स है मॉड्यूल 2, ये स्टैंडर्ड्स के साथ डील करते हैं। जी हाँ, स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग एंड ऑल अदर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। टोटल 46 स्टैंडर्ड्स है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ऑलराइट, एंड 11 चैप्टर्स उसके साथ डील करते हैं। बाकी जो बैलेंस 8 चैप्टर्स है वो अदर देन स्टैंडर्ड्स के टॉपिक के हैं। उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है द लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। बाकी सब चैप्टर तो आप समझो 2-2, 3-3 घंटे के डिस्कशंस है जो फटाफट 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 खत्म होते जाते हैं, ऑलराइट। नाउ दिस इज योर सिलेबस। दोस्तों, अब मेरा मटेरियल क्या है और हम किस तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। क्या हम पूरा आईसीए का मॉड्यूल कवर करेंगे, कहीं फास्ट ट्रैक में स्किप तो नहीं हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आपको ये कोई भी चीज का टेंशन ना हो, दैट इज वाई मैंने सबसे पहले फास्ट ट्रैक में आपको 2 बुक्स प्रोवाइड की है। वन इज द कंटेंट बुक, सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक बुक, ऑलराइट। कंटेंट बुक में अगर आप देखोगे क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए चैप्टर्स बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड्स एंड पार्ट बी आर नॉन ऐसे चैप्टर्स, दैट इज द अदर चैप्टर्स, ओके। एंड देन यू हैव दिस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखोगे अंदाज थोड़ा निराला है, ऑलराइट। हर एक टॉपिक को लेकर क्वेश्चन दिए हैं लेकिन आंसर सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने के बाद दिए। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे 200 का क्वेश्चन यहां पे है तो आंसर सारे पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस खत्म हो जाने के बाद है। क्यों? सो दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन बैंक आपको एक क्वेश्चन टेस्ट पेपर की तरह लगे। आप आंसर के बारे में सोचो एंड फिर टैली करो विद द आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बुक के बारे में बता देता हूं। तो यहां पे स्टैंडर्ड्स के जो कंटेंट है, अगर आप देखोगे आपको लगेगा अरे कहीं सर से कुछ रह तो नहीं गया प्रिंट करने में, ऑलराइट, बिकॉज जब हम देख रहे हैं तो कितना सब ब्लैंक्स है। तो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, बाकी ब्लैंक 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 है, ऑलराइट। देखो बॉस, अगर आपने इंटर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको समझो अटेम्प्ट्स लग गए इंटर सीए में, ऑलराइट, और यू स्ट्रगल्ड विद ऑडिट सब्जेक्ट इवन दो यू मे हैव क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन यू वुड हैव रियलाइज्ड वन थिंग, ऑलराइट, कि राइटिंग प्रैक्टिस का कमी था। एंड राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत किस में पड़ती है? स्टैंडर्ड्स के टॉपिक में, नॉन स्टैंडर्ड्स के टॉपिक में नहीं पड़ती है। एंड दैट इज द रीजन, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि कहीं फास्ट ट्रैक कोर्स में आप सिर्फ टिक करते ना रह जाओ और सिर्फ मार्किंग करते ना रह जाओ, ऑलराइट, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने इंटेंशनली उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ऑलराइट। हाँ, इससे थोड़ी मार्केटिंग अपील कम हो जाती है, बट ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सब कुछ यहां पे लिखाने वाला हूं। ऑब्वियसली हम लोग काफी कुछ चार्ट फॉर्म वगैरह में लिखेंगे, ऑलराइट, लेकिन मेरे चार्ट्स बहुत डिटेल चार्ट्स होंगे जिससे कि आप बिंदास क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट। एंड जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप देखोगे
पहले थोड़े बेसिक्स कराऊंगा जो मॉड्यूल में प्रिंट नहीं किए पर करने जरूरी है, बिकॉज आई कैन नॉट अज्यूम कि आपको इंटर से लेवल पे याद है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल के सब चैप्टर्स प्रिंट कर दिए, ब्रैकेट में कौन से ऐसे कवर हुए वो भी कर दिए, तो वो कराते जाऊंगा कराते जाऊंगा कराते जाऊंगा और साथ में मॉड्यूल के साथ टैली भी करता जाऊंगा, ऑलराइट, सो दैट यू आर इन अ गुड पोजीशन एंड यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बट ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे कि हम फुल आईसीएआई मॉड्यूल, आई रिपीट, हम फुल आईसीआई मॉड्यूल कवर करेंगे इवन इन द फास्ट ट्रैक कोर्स। सर फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर कोर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो उससे अच्छा मैं ही एड्रेस कर देता हूं आपको। सो फास्ट ट्रैक में जैसे मैं यहाँ पे फटाफट फटाफट राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉड्यूल के साथ टैली कराऊंगा, यही स्टैंडर्ड्स का कंटेंट। रेगुलर में कैसा है, पहले थोड़ा मैंने थोड़ा बेयर टेक्स्ट प्रिंट किया है और उनको ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं बुक के अंदर, फिर वहां पे हम वर्किंग करते हैं, बेयर टेक्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। आपका कैसा करूंगा, यहाँ पे फटाफट फटाफट राइटिंग प्रैक्टिस कराता जाऊंगा और मॉड्यूल के साथ पूरा कंपेयर कराता जाऊंगा। लेकिन बेस्ट न्यूज, तो थोड़ा वहां पे डिफरेंस है रेगुलर फास्ट ट्रैक में, और वो तो रहेगा ना बेटा, इफ यू वांट टू कवर इट इन लिटिल नो लेस नंबर ऑफ आवर्स, ऑलराइट। मेरे को ना सेलिंग टेक्निक्स नहीं आता कि मैं बोलूं नहीं नहीं इट इज कॉपी पेस्ट ऑफ रेगुलर लेक्चर्स, अरे नहीं भाई, दो लेक्चर्स अलग है, रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक, ऑलराइट। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन बैंक जो प्रिंट किया है वो सेम है फॉर रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक, बिकॉज क्वेश्चन बैंक के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी, मॉड्यूल क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चंस, ऑलराइट, ये सब कुछ कवर है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आप देखोगे दे आर डेटेड वे बैक टिल ना ये मई नवंबर 2004 अटेम्प्ट, हाँ मई नवंबर 2004 उधर तक के डेटेड बैक क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ऑलराइट। तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन बैंक क्यों सेम दिया है, बिकॉज आई नो दैट द लेक्चर्स वेदर आई टेक इट इन रेगुलर कोर्स और वेदर आई टेक इट इन फास्ट ट्रैक कोर्स, ऑलराइट, ऑल माय स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन बैंक, एंड क्वेश्चन बैंक का मैक्सिमम डिस्कशन इधर बुक क्लास के अंदर ही कवर होगा। कुछ कुछ जगह पे मैं आपको थोड़ा रेफरेंसिंग वगैरह दूंगा फॉर होमवर्क एंड स्टफ, बट दैट विल बी जस्ट 10-15%, अदरवाइज पूरा का पूरा आपका क्लास में कवर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपकी मास्टरी आ जाती है, देन इन दैट केस यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर कंप्लीटली इन सेफ हैंड्स व्हेन इट कम्स टू ऑडिट सब्जेक्ट। तो ये स्टैंडर्ड्स को लेकर जो मेन तकलीफ है ना, वो मैं ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस करवा के क्वेश्चन बैंक एंड ऑल ऑफ दैट पूरा आपको बम्बार्ड करके एकदम मस्त रेडी कर दूंगा, ऑलराइट। कहीं इंटरेस्ट एकदम रिवीजन स्टाइल में पढ़ा हो तो फाइनल में फिर डायरेक्ट स्ट्रगल शुरू हो जाता है, दैट इज द रीजन वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन ऐसे चैप्टर्स, तो वो चाहे रेगुलर हो या फास्ट ट्रैक कोर्स हो, वो सेम ही प्रिंट किया, बिकॉज उसमें ना आपका मार्किंग 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 पे थोड़ा ज्यादा ध्यान होता है, ऑलराइट। तो वो मार्किंग्स में आपको फटाफट फटाफट फोकस करना होता है, alright, so do not worry, you are getting coverage almost like regular lectures, but there is a little bit of edit and trimming done, alright, to ensure that we cover it in reasonable number of hours, alright। टोटल ये आपका कोर्स अराउंड, बेटा दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ न्यू सिलेबस, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन ये टोटल आपका जो कोर्स है इट विल बी बिटवीन समवेयर 83 to 90 आवर्स के बीच के अंदर, ऑलराइट, वी शुड एक्सपेक्ट द कंप्लीशन ऑफ दिस फास्ट ट्रैक कोर्स, ऑलराइट, ओके। बट हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, खाली टिका 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 मार्किंग मार्किंग से नहीं चलेगा, ऑलराइट, ओके। सो आई होप दैट यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट हमारा अप्रोच क्या होगा, हम किस तरीके से इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, ये सब जगह पे आप कनेक्टेड रहिए। अगर आप अच्छे से कनेक्टेड हो तो मैं टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस ये वो सब करवाता ही रहता हूं बच्चों को, ऑलराइट, वो तो सारे बच्चों को करवाता हूं। और आपके केस में ऑब्वियसली आप मेरे जूम डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह अटेंड करके अपने टेस्ट पेपर्स मेरे पास चेक करवा के भी जा सकते हो। सो कंटेंट की बात हो गई, क्वेश्चन बैंक की बात हो गई, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस की बात हो गई, ऑलराइट, एंड आईसीआई मॉड्यूल कवर करने वाला वो तो मैंने खुद ही आईसीआई मॉड्यूल आपके सामने खोल के रख दिया। So do not worry at all. Alright. Now on that positive note, without wasting further time, we are going to straight away start with the syllabus. तो सबसे पहले दोस्तों I will start with the discussion of standards. Alright? जो सबसे तकलीफ वाला एरिया है ना वो चालू करते हैं। बाकी ये प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह चालू करूंगा ना तो फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर पहला सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पहले खत्म कर देता हूं ना, फिर बाकी का सब्जेक्ट आपके लिए होता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है स्टैंडर्ड्स, वही आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग बना के दिखाओ, ऑलराइट, एंड दैट इज माय एक्सपर्टीज आल्सो स्टैंडर्ड्स, डोंट वरी अबाउट इट। सो एवरीवन ओवर हियर, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स एंड एसे बेसिक्स, ये वाले पेज पे आ जाइए प्लीज। रिकॉर्डिंग वर्जन रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो आपको जहां पे भी लगे कि भाई पॉज करना है तो आप पॉज कर देना, ऑलराइट, सो दैट यू आर एबल टू राइट थिंग्स। बट जब तक मैं एक्सप्लेन ना करूं उसके पहले लिखना शुरू मत करना। थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ लिखने वाला हूं, ऑलराइट। पूरा बेस लेवल से मैं लिखूं तो फिर क्या नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि ये होता रहे, तो आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ राइटिंग एंड यू आर गोइंग टू राइट अलोंग विथ मी, ऑलराइट। सो एवरीवन ओवर हियर, पहले समझ लीजिए फिर पॉज करके लिखना। मैं बोलूंगा कि यू कैन स्टार्ट राइटिंग नाउ, तभी आप लिख सकते हो। When we talk about introduction to standards and essay basics, सबसे पहले तो ये जो चीज है ऑडिटिंग एंड
अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, इसको लेकर पूरी दुनिया में कौन कौन अथॉरिटीज है? ग्लोबल लेवल पे है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, एंड इंडिया में है द आईसीएआई। लेट मी टेल यू दैट द आईसीएआई is a member of, I repeat, the ICAI is a member of इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। जैसे WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम कंट्रीज उसके मेंबर होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, वैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की दुनिया भर की कंट्रीज उसके मेंबर है। ऑलराइट, और आईसीएआई भी उसका मेंबर है। अब आईसीएआई ने एस्टैब्लिश किया है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इशू करते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। और ये जो पूरा फ्रेमवर्क है वो ग्लोबल लेवल से ही लिया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने एस्टैब्लिश किया है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और इन्होंने इशू किए हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, और वही बेसिस पे हमने इशू किए हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। सो अगर आप ये टॉपिक मेरे साथ अच्छे से कर लेते हो, ये 11 चैप्टर स्टैंडर्ड्स के अच्छे से कर लेते हो, देन इन दैट केस लेट मी टेल यू कि बॉस फॉरेन कोर्सेज वगैरह में भी जहां पे ऑडिट सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज ये वो सब कंटेंट यहां से लिया जाता है। ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर, ये जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए हैं, उसकी 5 कैटेगरी है। ऑलराइट, एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस। आई रिपीट, एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस। एक एक कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, अकाउंट्स जैसा नहीं है। अकाउंट्स में कैसा है? अकाउंट्स में है एएस इंड एस, ऑडिट में है एसए, ऐसा नहीं है। ऑडिट में AAS है, एंड दैट आल्सो इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ऑलराइट, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये कैटेगरी के अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड इशू किया गया है, एंड ये मम्मी डैडी की तरह ये स्टैंडर्ड है। यानी चिल्ड्रन कितने भी हो, बच्चे कितने भी हो, गाइडेंस एक जैसा ही होता है एकदम। एथिक्स मेंटेन करो, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, सुपरवाइज करो अपनी टीम को। अरे ऐसा जनरल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स कि एक फर्म लेवल पे जनरल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स क्या होने चाहिए? टू बी अडॉप्टेड बाय द फर्म। ऑलराइट, जनरल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स टू बी अडॉप्टेड बाय फर्म। दूसरा है कैटेगरी सबका फेवरेट, एसए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, देखो बेटा, मार्केट में काफी सारे टाइप के ऑडिट चलते हैं। आप तो फाइनल सीए में वो थोड़ा थोड़ा फीलिंग पता है आपको। स्टैट ऑडिट, कॉन्ग्रेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, सब लोग सिस्टम ऑडिट, ये ऑडिट, और कितना टाइप का ऑडिट चलता रहता है। बट टेल मी, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, क्या ये सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट के लिए है? इंटर में था ना ये? नहीं 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 नहीं, इट इज प्योरली फॉर ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जो स्टैट ऑडिट बोलते रहते हो ना, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैट ऑडिट, बस उसी के लिए है ये। ऑडिट ऑफ, आई रिपीट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटा मैंने सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों नहीं लिखा, ऐसा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों लिखा? बिकॉज सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 2 तरह के होते हैं। आप जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो वो एक्चुअली हिस्ट्री है, यानी पहले हो चुका है एंड फिर आप उसके बारे में बैलेंस शीट पीएनएल बना रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा एक होता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आगे नेक्स्ट 12-24 महीने में क्या होने वाला है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर अगर उसका ऑडिट मिलता है आपको, तो वो ऐसे के अंदर कवर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलोगे तो आपको लगेगा सारे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं। नो 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 नो, से ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलेगा बेटा? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, फिर चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, वॉलंटरी ऑडिट हो, व्हाटएवर इट इज, बट इफ यू आर गेटिंग एन असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, आप में से अगर कोई लिस्टेड एंटिटी के अंदर है, ऑलराइट, तो जो ये सुन रहा है रिकॉर्डिंग वगैरह लिस्टेड एंटिटी के अंदर है, तो उनको पता है कि लिस्टेड एंटिटी में जो ऑडिट टीम होता है वो क्वार्टरली जाता है। और जो क्वार्टर पे जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते हम ऑडिट के लिए जा रहे हैं, बोलते हम एलआर के लिए जा रहे हैं, एलआर के लिए जा रहे हैं। ये एलआर क्या होता है बेटा? लिमिटेड रिव्यू। क्या होता है एलआर? लिमिटेड रिव्यू। यानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेबी ये नहीं चाहता कि इन डेप्थ ऑडिट हो, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेबी सिर्फ ये चाहता है कि रिव्यू हो। पता है रिव्यू का मतलब क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा वेरीफाई करना, थोड़ी बहुत प्रोसीजर्स करना, मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन।
अब वो एस ए के अंदर तो नहीं आ सकता बिकॉज दैट डील्स विद ऑडिट, तो उसके लिए अलग से कैटेगरी बनानी पड़ी. लुक एट दिस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट डील्स विद review of historical financial information. Deals with review of historical financial information. अब audit and review, ये दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, which is one of their favorite examination question. Difference between audit and review. Listen to me. Audit जो है बेटा, वो एक रीजनेबल अश्योरेंस एक्टिविटी है. हाँ, इंटर सी से पढ़ रहे हो. रीजनेबल अश्योरेंस एक्टिविटी का मतलब क्या है? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी. ऑलराइट. वेरेस रिव्यू जो है ना, रिव्यू बेटा, वो एक मॉडरेट स्लैश लिमिटेड अश्योरेंस एक्टिविटी है. मतलब कि रीजनेबल अश्योरेंस से भी कम. इट इज लेस देन रीजनेबल अश्योरेंस. ऑलराइट. इनफैक्ट पता है आपको, ऑडिट रिपोर्ट एंड रिव्यू रिपोर्ट के अंदर क्लियरली डिफरेंस दिखता है. जब आप ऑडिट रिपोर्ट देखते हो, we hereby express our opinion to the best of our knowledge and information available with us that financial statements of the entity show a true and fair view of the state of affairs as on year end and profit loss and cash flows for the year ended. ऐसा क्लियरली दिखता है कि to the best of our knowledge and information available with us we are expressing an opinion. ऐसा क्लियरली दिखता है कि भाई to the best of our knowledge and information available with us साहिल is a good boy. लेकिन समझो अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं ना साहिल के साथ इतना दिन रहा नहीं हूं, बट विद जितना भी रहा हूं उसके हिसाब से इतना पता है, साहिल इज नॉट अ बैड बॉय. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं साहिल इज अ गुड बॉय, मैं बोल रहा हूं साहिल इज नॉट अ बैड बॉय. मतलब मैं ये लिख के नहीं दे रहा हूं कि टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताया है और मेरे हिसाब से ये अच्छा है. नहीं, मैं बोल रहा हूं बुरा नहीं है. रिव्यू में ऐसा होता है. With the limited examination that we have conducted, I repeat, with the limited examination that we have conducted, we hereby state that, right, nothing has come to our knowledge which indicates that financial statements are not materially misstated. यानी कि not materially misstated ऐसा कुछ मिला नहीं है, यानी कि बुरा नहीं है. ये लिख के नहीं दूंगा कि ये अच्छा है, ऐसा क्लियरली दिखता है. अरे प्रज्ञेश सर, आप बोल बहुत कुछ रहे हो, ये सब लिख क्यों नहीं रहे हो? अरे बेटा डोंट वरी, ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर अलग से चैप्टर है, उसमें ये सब नोट्स आएगा. पर अभी फील तो करवा देता हूं आपको. अरे फील करेंगे तभी तो एग्जाम में पास होने का रील करेंगे. अरे सो एवरीवन ओवर हियर, ऑडिट एंड रिव्यू, ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत भारी है. सो गारंटी तो ना ऑडिट में ना रिव्यू में, लेकिन ऑडिट में एटलीस्ट रीजनेबल अश्योरेंस तो है. इसलिए ना बेटा ऑडिट को ना पॉजिटिव अश्योरेंस ऐसा भी कहा जाता है, बिकॉज मैं क्लियरली लिखता हूं, ये इंग्लिश ग्रामर का खेल है. वी hereby express our opinion to the best of our knowledge and information available with us that financial statements of the entity show a true and fair. गुड बॉय क्लियरली बोल रहा हूं. रिव्यू को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव अश्योरेंस. तू बुरा नहीं है. अच्छा मतलब मैं अच्छा हूं? नहीं, ये नहीं बोलूंगा. तू बुरा नहीं है, इसलिए रिव्यू का इंग्लिश होता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव अश्योरेंस. बेटा ये उनका एमसीक्यू बहुत फेवरेट है ये. ऑलराइट. और ये तो बहुत और ही भी बहुत डिटेल में जानने मिलेगा जब हम रिव्यू वगैरह के अंदर जाएंगे. सो आई रिपीट, ऑडिट बोलने का ऐसे क्या है? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. रिव्यू क्या है? रिव्यू क्या है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी. अरे रिव्यू इज अ मॉडरेट एंड लिमिटेड अश्योरेंस दैट इज लेस देन रीजनेबल अश्योरेंस. ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव अश्योरेंस एंड रिव्यू इज कॉल्ड एज नेगेटिव अश्योरेंस बिकॉज ऑफ द इंग्लिश दैट इज यूज्ड ओवर देयर. बिकॉज ऑफ द इंग्लिश दैट इज यूज्ड ओवर देयर. ऑलराइट. यस सर. नाउ एवरीवन ओवर हियर. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट. आपको पता है ये कैटेगरी के अंदर 3 स्टैंडर्ड है और तीनों का तीन है ना कुछ अलग ही बात करता है. मतलब एक स्टैंडर्ड ये बताता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है उसका ऑडिट कैसे करना है. दूसरा स्टैंडर्ड ये बताता है
कि जब फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो उसका ऑडिट कैसे करना है। और तीसरा स्टैंडर्ड कुछ और ही है, उस छोटे में नहीं बता सकता, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा उसके ऊपर। तो ये कैटेगरी का नाम ही है बस ऐसे ही, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो मैं इसका मीनिंग क्या लिखूं ताकि बच्चे को शॉर्ट में समझ में आ जाए। सिर्फ इस वक्त तो सिर्फ इतना ही लिख सकता हूं, कुछ तो अश्योरेंस एक्टिविटी है, यानी एग्जामिन करके ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हैं ऑन इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ तो अश्योरेंस एक्टिविटी है, कुछ तो एग्जामिन करके ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हैं, हाँ, लेकिन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यहां पे बात नहीं होने वाली, उतनी गारंटी है। ऑलराइट, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन यहां पे परफेक्ट बैठता है। नाउ लास्ट कैटेगरी, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। समझो कि आप एक प्रैक्टिसिंग सीईओ एंड भगवान की इच्छा रही, आपकी मेहनत रही और हमारा डेडिकेशन रहा तो जल्दी बन जाओगे। ऑलराइट, सो लेट अस से आप एक प्रैक्टिसिंग सीईओ एंड आपको मैंने ना एक काम दिया, आप मेरे ऑडिटर नहीं हो, मैंने आपको एक काम दिया, मैं क्लाइंट हूं। मैं बोला यार मेरे पास ना ऐसा हो 15,000 बच्चे हैं, अलग अलग जगह पे एडमिशन लिया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एडमिशन किधर है, थोड़ा मेरे को डेटा सॉर्टिंग करके दो ना। हाँ, थोड़ा डेटा मेरे को कंपाइल करके दो, थोड़ा सॉर्टिंग करके दो ना प्लीज। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इधर आप ना मुझे असिस्ट कर रहे हो, यू आर एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट नॉट एज एन एग्जामिनर। मैंने जो डेटा दिया उसको एग्जामिन करके ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला काम है ही नहीं। ये अश्योरेंस एक्टिविटी नहीं है, रिलेटेड सर्विसेज है, यानी कुछ दूसरी सर्विसेज जो प्रैक्टिसिंग सीए प्रोवाइड करता है। दो ही स्टैंडर्ड है इसके अंदर, ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा इस वक्त बिकॉज इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन इतना क्लियर है ऑलराइट कि इसके अंदर वी परफॉर्म प्रोसीजर्स as agreed upon with the client। इसके अंदर we perform procedures as agreed upon with the client। और एक मजे की चीज बताओ, ये जो SRS कैटेगरी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें यू आर एक्टिंग एज एन अकाउंटेंट, यू आर एक्टिंग एज एन अकाउंटेंट। इसके अंदर देयर इज नो अश्योरेंस एक्टिविटी जहां पे डेटा एग्जामिन करके ओपिनियन देना है। बेस्ट एग्जांपल इसका कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो थोड़ा समरी वगैरह बनाने के लिए अपन अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं ना वैसा। तो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे, अरे ऑडिट ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे ही, अरे रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अरे ऐसा ही, अरे कंपाइलेशन ऑफ हिस्ट्री फ्यूचर जो भी हो, बट कंपाइलेशन यानी यू आर गोइंग टू एक्ट एज एन अकाउंटेंट। अरे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, अरे बाबा बाबा, मतलब ये लोग तो बेसिक एमसीक्यूज भी ऐसे पूछ सकते हैं जहां पे अलग अलग असाइनमेंट्स पूछे और बोले कि ये किसके अंदर कवर होने वाला है। ऑलराइट, तो यहां तक का नोटिंग आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, सो मैं वापस ये स्क्रीन पे रख रहा हूं कि भाई ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स वगैरह के कौन बनाता है, कहां से आते हैं। ऑलराइट, फिर ये पॉज करके लिख लो आप। फिर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की ये 5 कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी में देखो ऐसा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड है, ये अच्छे से लिख लीजिए आप। ऑलराइट, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एक बार रीड कर रहा हूं ताकि कुछ तकलीफ ना हो। जनरल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स टू बी अडॉप्टेड बाय द फर्म, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस ऑन इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, परफॉर्म प्रोसीजर्स एज अग्रीड अपॉन विद द क्लाइंट। ऑलराइट, then ये difference between audit and review, auditing is reasonable assurance activity, high level of assurance but not a guarantee, also called as positive assurance. Review is a moderate limited assurance activity, less than reasonable assurance, called as negative assurance. ऐसा इस कैटेगरी में you are acting as an accountant, there is no assurance activity, जैसे example compilation of financial statements और sorting of the data and stuff. alright, okay, तो बेटा थोड़ा आपको ना क्वांटम भी बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तो बोला वैसे सब्जेक्ट स्टार्ट किया तभी कि भाई 46 स्टैंडर्ड्स है, पर थोड़ा क्वांटम बता देता हूं। एक एसक्यूसी, हाँ, देन 38 एसएस, 2 एसआरई, 3 एसई एंड 2 एसआरएस, इतना मॉड्यूल में कवर्ड है। So 38 plus 1 39, 41, 44 and 46 standards only, 11 chapters, and we are going to just hit it like Brahmastra
ऑलराइट, तो इतनी चीजें हो गई और आई होप यहां तक आप पहुंच चुके हो। तो ऑब्वियसली बेटा बताओ मैं किससे चालू करूंगा, मैं उसी से चालू करूंगा जो उसका आपका कंफर्ट लेवल है, जो इंटर में आपने थोड़ा किया हुआ है, ताकि मैं आपका थोड़ा बेसा बेस बना के आगे बढ़ सकूं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग आर डीलिंग विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं बोलेगा मारेगा, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट एवरीवन ओवर हियर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसेस समझ लो। अच्छा, कंपनी ऑडिट अगर आपको मिला और स्टैट ऑडिट मिला, सबको पता है कि भाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं वहां पे, वो तो कंपनीज एक्ट पे भी लिखा है। पर समझो एक पार्टनरशिप फर्म है जो वॉलंटरीली अपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना चाहता है। अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलूं तो मान के चलने का सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो समझो एक पार्टनरशिप फर्म है जो वॉलंटरीली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना चाहता है, और आप प्रैक्टिसिंग सीईओ आपके पास अप्रोच कर रहे हैं, बोल रहे हैं साहब हम तो वॉलंटरीली ऑडिट करवा रहे हैं, इच्छा से, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। देन इन दैट केस टू सर्टन एक्सटेंट आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, लेकिन हम पार्टनर्स जो है वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर बना के देंगे, उसके अंदर स्कोप बना के देंगे, हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं कि आप उतना ही करो और पूरा ऑडिट वैसे ही करना है। बोलेगा सॉरी, बिकॉज अगर हम ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स जो बेयर एसेस जहां पे लिखे गए हैं, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, जब इसकी हम बात करें तो उसका जो फर्स्ट पेज है प्रीफेस, ये प्रीफेस के अंदर ही लिखा गया है वेरी क्लियरली कि चाहे तू प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का ऑडिट कर या दूसरे एंटिटी का, irrespective of its size, legal nature, whatever it is, you will have to follow standards on auditing. So applicability of essays, अगर आप कर रहे हो ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, then irrespective of its size, nature and complexity, you must follow standards on auditing. ये ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स के प्रीफेस में लिखा गया, किधर लिखा गया बेटा, प्रीफेस टू द ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, उसके अंदर ही लिखा गया है। ऑलराइट, ओके, तो चलो इसी ऑन पॉजिटिव नोट पे हम चालू करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पर ऑब्वियसली फर्स्ट 35 एसेस जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो प्रॉपर स्टैट ऑडिट वगैरह के साथ डील करते हैं, ऑलराइट, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखने मिलते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे 200 210 ऐसे चालू नहीं कर सकता बेटा। पहले मुझे थोड़ा आपको इंटर से याद दिलाना पड़ेगा, कुछ कुछ वर्ड्स याद दिलाने पड़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स याद दिलाने पड़ेंगे। ये मेरा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञेश सर आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं एकदम स्पेशल सेगमेंट, और उस सेगमेंट का नाम है एसे बेसिक्स। ये मेरा टेलर्ड खास सेगमेंट है कि एक बार ये अच्छे से करो जो मैं यहां पे सिखा रहा हूं, फिर आप देखो कैसा मस्के जैसा जाएगा आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, ऐसे बेसिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट दोस्तों आपके सामने आ रहा है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हा, कितनी बार यूज किया नहीं है स्टैंडर्ड्स के अंदर, पेपर लिखते वक्त जहां जगह मिला वहां पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा टेल मी बेटा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ब्रॉडली है क्या? अरे सर, ऐसी गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन विच, ये एकदम नॉर्मल मीनिंग लिखा रहा हूं, एंटिटी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ऐसी गाइडलाइन जिसके बेसिस पे एंटिटी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। दैट इज नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन जो एफआर का है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, जो एंटिटी को एप्लीकेबल है, जिसके बेसिस पे एंटिटी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। So applicable financial reporting framework is the financial reporting framework which is adopted by management. याद आ रहा है एक और शब्द, and where appropriate those charged with governance. कौन होते हैं those charged with governance? सब board of directors, audit committee वगैरह, basically the ones who are giving strategic direction, the ones who are giving strategic direction, the ones who are finally accountable. भाई जो एंटिटी में टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे रहा है, जो डे टू डे एग्जीक्यूशन भले इन्वॉल्व ना हो, वो है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑलराइट, ये सब वर्ड्स थोड़े क्लियर होना जरूरी है बेटा, आगे जाके सारे लॉजिक्स आपको समझेंगे कि प्रज्ञेश सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हिच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस।
इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन कैसा होना चाहिए? टेल मी, आज अगर मुंबई में जो सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट है, अगर वो बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनाएगा तो आपको चलेगा? नो 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 नो, वो तो एनजीओ एनपीओ है। देन इन दैट केस उनको बनाना पड़ेगा, वो ट्रस्ट है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करेक्ट। तो भाई तुम जो भी बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट हैज टू बी एज पर nature of the entity, which is as per nature of the entity. Then मेरी एक बात सुनो तो, सर हम लोग ये लिखना चालू कर दे, लिखो पर फिर स्पेसिंग मेरे जैसा रखना, बिकॉज मेरा एक थोड़ा पढ़ाने का सीक्वेंस है, फिर आप एक साथ लिखो तो थोड़ा बेटर फील होता है। ऑलराइट बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी बनते हैं ना, आप जो भी कंपनी फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाते हो, वो दो तरह के होते हैं। ऑलराइट, एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो आप नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, जो सारे शेयर होल्डर्स के लिए है, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए है, खाली शेयर होल्डर्स क्या, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए है। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट अस से आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बैंक में से लोन चाहिए, वो बैंक ने बोला कि भाई लोन तभी मिलेगा अगर मैं जो फॉर्मेट में बोलूं वो फॉर्मेट में अगर आप मेरे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करो तो। आपके जो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ठीक है, लेकिन मेरे को एक अलग फॉर्मेट में चाहिए। अब वो वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ वो बैंक के लिए बन रहा है, तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरीके के होते हैं। ऑलराइट, ये बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। दो तरीके के होते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, इट शुड ऑल्सो बी एज पर the objective of financial statements. It should also be as per the objective of financial statements. और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, it should also be as per, ओ कुछ भी भूल जाना दोस्तों, लेकिन अपने लॉज एंड इन लॉज को मत भूलना वरना तकलीफ हो जाएगी, which is as per applicable laws and regulations. Alright? तो ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए ना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड बी एज पर नेचर ऑफ द एंटिटी, शुड बी एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेयर्स एंड शुड बी एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। एक काम करो, चलो पॉज करके खाली यहां से लेके यहां तक का लिख लो तो। ओ बहुत लिखा रहा है सर, बहुत लिखा रहा है। ऑलराइट, तो आई होप आपने यहां तक लिख लिया है। अब मैं थोड़ी सेंसिटिव फाइनेंस वाली बात करने वाला हूं। बस अब तक तो आपको लगता होगा थोड़ा थोड़ा इंटर इंटर ही चल रहा है, नहीं तो इंटर पिंतर ना लगे आपको, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिव एफएस, दो तरह के एफएस होते हैं, जीपीएफएस एंड एसपीएफएस। चलो उसका ये दो में डिवाइड करके चलो मीनिंग लिख लेते हैं। जीपीएफएस, एफएस प्रिपेयर्ड टू सर्व कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स अक्रॉस ऑल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपका नॉर्मल कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनता है शेड्यूल 3 के हिसाब से। स्पेशल पर्पस एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared to serve specific information needs of the intended users of financial statements. Specific information needs of the intended users of the financial statements. Alright? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह के हैं, एक है आपका जीपीएफएस, दूसरा है आपका एसपीएफएस। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो, जो आप पूरा ऑडिट तो नॉर्मल इसके बारे में बात करेगा, उसमें ना दो तरीके की बातें हो सकती है। प्लीज हियर दिस आउट केयरफुली। या तो मैनेजमेंट जो भी गाइडलाइन यूज कर रहा है, या तो वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। अब सुनो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत मस्त कंसेप्ट है, आगे जाके बहुत काम आने वाला ऑडिट में। आप जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, हाँ थोड़ा अभी क्लाइंट प्लेस पे थोड़ा आपने देखा होगा, चलो टैक्स में भी हो तो भी ऐसा देखा होगा थोड़ा बहुत। ये कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं उस पे शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, वो सब के हिसाब से तो डिस्क्लोजर होते ही होते हैं। बट एडिशनली कुछ कुछ आइटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैनेजमेंट ने अपनी इच्छा से कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर दिए होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आप शेड्यूल 3 डाउनलोड करके देख लो, उसमें लिखा हुआ है दैट दीज डिस्क्लोजर्स आर मिनिमम डिस्क्लोजर्स।
मैनेजमेंट इज अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन ऑर्डर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। यानी कि हम जो बता रहे हैं वो मिनिमम डिस्क्लोजर है, इसके अलावा मैनेजमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी ऑफिशियली डाली गई है कि कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अगर एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़े तो देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। तो वो आपका हो जाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जहां पे फोकस सिर्फ मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे नहीं है, वो तो करना ही करना है, उसके अलावा मैनेजमेंट के ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी डाली गई है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। अच्छा, फिर अगर आपने सपोज यहां वहां एफआर के लेक्चर्स कुछ अटेंड की है तो जरूर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आया होगा जहां पे थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है, जहां पे थोड़ा प्रोफेसर के साथ डिस्कशन होता है, ऑलराइट, जहां पे बच्चा कुछ और बोल रहा है, प्रोफेसर कुछ और बोल रहा है। क्लाइंट प्लेस पे भी ये देखने मिलता है बहुत कुछ, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल टेल मी, सब जगह ये पढ़ाया जाता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद एंड साइनिंग के पहले अगर कुछ इवेंट्स हो तो शायद वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हो सकती है। इंटरसेम में AS4 आपने पढ़ा होगा कि भाई 31 मार्च को लीगल केस पेंडिंग है, 10 अप्रैल को उसका आउटकम आया एंड सपोज कंपनी के ऊपर अगर फाइन लग गया तो जो ईयर चल रहा है, ऑलराइट, जो ईयर का फाइनलाइजेशन चल रहा है उसमें आप एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। 10 अप्रैल बोल के नेक्स्ट ईयर उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट कनेक्टेड विद 31 मार्च। करेक्ट। टेल मी, अगर साइनिंग हो गया अकाउंट्स का, उसके बाद कुछ इवेंट्स आई तो आपके सामने, ओ एंड लेट अस से कि साइंड अकाउंट्स अभी तक स्टेक होल्डर्स तक नहीं गए, साइन होके सिर्फ कंपनी में पड़ा हुआ है, बोर्ड मीटिंग हो गया, साइनिंग हो गया, उसके बाद कुछ पता चला, जो पहले पता चलता तो आप शायद अमेंडमेंट करवाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देन इन दैट केस क्या आप अमेंडमेंट करवाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ट्रस्ट में जब मैं ये रेगुलर बैच में ले रहा था, सामने 100 जन बैठे हुए थे और उसमें आधे हाँ आधे ना बोल रहे थे। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कंपनी फाइनल अकाउंट्स एएस इंड एस में कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां पे कुछ जगह पे वो साइलेंट होता है, कुछ जगह पे आपको लगता है कि भाई XYZ ये वाला ट्रीटमेंट विल गिव द बेस्ट प्रेजेंटेशन, तो कुछ कुछ जगह पे डिपार्चर, आई रिपीट डिपार्चर थोड़े बहुत अलाउड होते हैं। डिपार्चर बोल रहा बेटा, मनमानी नहीं बोल रहा हूं। डिपार्चर यानी डूइंग समथिंग डिफरेंट बट टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन, डूइंग समथिंग डिफरेंट बट टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन। ये सब ना बेटा शेड्यूल 3 AS इंड एस ये सब जगह पे देखा जाता है। एंड इसीलिए ये शेड्यूल 3 AS इंड एस को अगर हम मिला दे तो उसे हम कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं बच्चों? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एंड इसीलिए आप कंपनी ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके देख लो, आपको देखने मिलेगा कि ऑडिटर को यूज करना पड़ता है वर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त मैनेजमेंट ने सिर्फ मिनिमम डिस्क्लोजर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उसके अलावा दे हैव टेकन मोर एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। और मैनेजमेंट ने ये एफर्ट कोई अपनी इच्छा से नहीं लिया है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है दैट दे नीड टू टेक दैट एडिशनल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर। इसलिए फेयर व्यू वगैरह ऐसा वर्ड यूज होता है। डोंट वरी बेटा, ये सब लिखवाता हूं मैं, डोंट वरी। लेकिन अगर मेरे कुछ दोस्त हैं जो आर्टिकलशिप में बहुत परेशान हैं एंड लेट अस से अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स वगैरह ये सब का ऑडिट मिला हुआ है, एक तो वहां पे खाना नहीं मिलता और दूसरी चीज अगर आप गौर करो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट्स है ना बेटा, वो कैसे बनाए जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट देता है एक, और वो फॉर्मेट, वो डब्बा फॉर्मेट उठाकर उसके अंदर ही अकाउंट्स भर देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अलग अलग लॉज है, पर नॉर्मली जो स्टेट बेस्ड लॉज है बहुत पुराने हैं और इसी हिसाब से वो अकाउंट्स बनते रहते हैं। उसके अंदर मैनेजमेंट के ऊपर ऐसी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दे नीड टू टेक एडिशनल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब उनके ऊपर डाला ही नहीं गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ऐसे फ्रेमवर्क जो है ना, जहां पे सिर्फ फॉर्मेट में डब्बा डब्बा भर के दे दो, ऐसे फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और एक मस्त बात बताओ आपको, जाओ जो सोसाइटी में आप रहते हो वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके देख लो। डाउनलोड तो क्या ही होगा, सेक्रेटरी के पास मांग के देख लो। वहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर व्यू, फेयर व्यू, ये वर्ड्स देखने नहीं मिलते हैं नॉर्मली, बिकॉज वो जो अकाउंट्स होते हैं
वो सिर्फ कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बेसिस पे होते हैं कि बस इतना कंप्लाई करो बहुत हो गया। वहां पे ज्यादा से ज्यादा ऑडिटर लिख के ये दे देता है दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मटेरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको छोड़ के और कुछ ज्यादा बकबक होता नहीं है। ऑलराइट, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। जब आपको ऑडिट मिलता है ना बेटा, तो आपको देखना पड़ता है कि यह ऑडिट किसके हिसाब से मिल रहा है। वेदर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से हमको ऑडिट मिल रहा है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क का ऑडिट है। ऑलराइट, हम यहां पे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने वाले हैं, बिकॉज ये सब चीजों का ऑडिट रिपोर्ट तक असर आने वाला है। फील हो रहा है ना, ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नीड फील हो रही है ना ये सब लिखने की। यस, इसलिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। इतना डिटेल में तो मॉड्यूल में भी एक्सप्लेन नहीं किया, डोंट वरी अबाउट इट। सो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, राइट डाउन प्लीज। A framework prescribed by law which requires, schedule 3 AS India is prescribed by law है ना, which requires compliance with the requirements of the framework a framework prescribed by law which requires compliance with the requirements of the framework कि भाई हमने जितना बोला है उतना तो तुमको करना पड़ेगा। which requires compliance with the requirements of the framework, schedule 3 AS India जितना बोलते हैं उतना तो हम करते ही हैं। and additionally A, it has an additional, it has an additional responsibility on the management to provide additional disclosures beyond the requirement of the framework। यानी फ्रेमवर्क के बियॉन्ड, फ्रेमवर्क में चाहे उतना तो करो लेकिन उसके अलावा और एडिशनल डिस्क्लोजर्स दो। इट हैज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क in order to achieve fair presentation। या तो उसके अंदर आपको देखने मिलते हैं कि भाई कुछ डिपार्चर्स करके, अपना जजमेंट लगा के, ऑलराइट, कुछ ऐसी चीजें की है, कुछ ऐसे नोट्स दिए हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स अडॉप्ट की है जिससे फेयर प्रेजेंटेशन मिल जाए। वो मैंने बोला ना, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन साइंड इज अ वेरी जजमेंटल थिंग। सो और जहां पे एएस इंडेस वगैरह साइलेंट है, वो यही बोलते हैं दैट अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट, ऑलराइट, एंड ट्राई टू अचीव द बेस्ट प्रेजेंटेशन। इट अलाउज डिपार्चर का मतलब है डूइंग समथिंग डिफरेंट बट टू अचीव बेटर पर्पस, ऑलराइट। वायलेशन नहीं होता डिपार्चर। इट अलाउज डिपार्चर्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। कुछ कुछ जगह पे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ गाइडेंस दिया होता है, एकदम रूल्स बना के नहीं दिए होते, बोला फिर अपना जजमेंट लगा के आप आगे ट्रीटमेंट करो। तो वहां पे आपको थोड़ा परमिशन है, राइट। अलाउज डिपार्चर्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क in order to achieve fair presentation, in order to achieve fair presentation। इसका बेस्ट एग्जांपल है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का शेड्यूल 3 प्लस, अभी तो आप बड़े हो गए तो शेड्यूल 3 प्लस इंड एस। छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, तभी शेड्यूल 3 प्लस एस, अभी शेड्यूल 3 प्लस इंड एस, करेक्ट। ओके, नाउ when we talk about compliance framework, when we talk about compliance framework, ये cooperative society accounts, a framework prescribed by law which requires compliance
a framework prescribed by law which requires compliance with the requirements of the framework and ये सब कुछ होता ही नहीं है, ये सब कुछ किधर लिखा ही नहीं गया होता है उसमें, बस हमने जितना बोला उतना करके दे दो, आगे और करो नहीं करो अलाउड डिसर कुछ नहीं, बस हमने बोला उतना करके दे दो, ये फॉर्मेट है। एंड दीज एक्नॉलेजमेंट्स, भाई ये ए बी ए लाइंस लिखी गई है शेड्यूल 3 इंडेस वगैरह में, इंस्टीट्यूट की गाइडेंस नोट्स वगैरह में, ये सब तो इधर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स में लिखा ही नहीं गया है। दीज एक्नॉलेजमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट और आर एब्सेंट इन सच फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स। कुछ कुछ स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में ऐसा है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स, ऑलराइट, ओके। ये सब हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा क्यों? बिकॉज जब आप ऑडिट ओपिनियन बना रहे हो एंड इफ यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, बेटा थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह कम है इसलिए, देन इन दैट केस you are allowed to use true and fair view or presented fairly when you are expressing your opinion. However, if you are preparing if you are auditing financial statements which have been prepared, if you are expressing audit opinion on financial statements which have been prepared as per compliance framework, right? Then in that case you are not allowed to use such phrase. अच्छा बेटा मैं इतना बोल देता हूं, पूरे ऑडिट सब्जेक्ट में अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन वर्ड हमेशा रहेगा। मतलब हर एक लाइन के पीछे लिखा गया है ये शब्द, कौन सा शब्द? अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, ये शब्द होता ही होता है। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज समझो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको ऑडिट मिला और उसके लॉ में लिखा गया है कि नहीं भाई ये तो करना ही पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो धंधे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर हम लिख देंगे हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइडेड दे आर एक्चुअली शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर समझो कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी है, लेकिन अगर फ्रेमवर्क बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज करना है तो फिर हमको करना पड़ेगा, अभी क्या ही करें, वरना नॉर्मली हम लोग ये करते नहीं है। वन ऑफ द फेवरेट एडजस्टमेंट्स ऑफ द आईसीएआई। तो इतना पता चल रहा है कि जब आपको ऑडिट मिलेगा तो ये देखना पड़ेगा whether those financial statements are prepared as per fair presentation framework, compliance framework। सर शॉर्ट में बनाना, बिकॉज आजकल तो रील भी बनाना आना चाहिए भाई, खाली बड़े बड़े वीडियो नहीं चलते। तो fair presentation framework is a framework which is prescribed by law based upon which financial statements are prepared, and additionally effort is taken by the management to achieve fair presentation because even law wants management to take such effort. Best example being your company file accounts. Compliance framework is the framework which is prescribed by law, but there is no further requirement to provide additional disclosures to achieve fair presentation. Best example being cooperative society accounts. Why are we learning this concept? Because in your audit report, when you're expressing an opinion on financial statements which are prepared as per fair presentation framework, we cannot use the phrase true and we should use the phrase true and fair view or presented fairly. But when you are auditing the financial statements which are prepared as per compliance framework, we cannot use the phrase true and fair view or presented fairly. Am I clear with this? Yes or no sir? Yes sir. Alright, तो ये एक चीज थी जो आपके दिमाग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, रेडी रेडी आई क्विट नहीं करने का चलो नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये तो भाई आपने बहुत यूज किया हुआ है। किसी को ऐसा स्क्रीनशॉट अगर अलाउड है डिवाइसेस पे और चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट मोमेंट चलेगा तो ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट नोट था। चलो ऑडिट एविडेंस वर्ड तो बहुत यूज किया हुआ आपने, तो मैं यहां पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। वी विल मूव वेरी क्विकली विद दिस कंसेप्ट। ऑलराइट, सो लुक एट दिस। ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑलराइट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कितनी बार यूज किया है भाई। ऑलराइट, तो दोस्तों एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। फटाफट बोलो। सफिशिएंसी मींस कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वांटम या क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू वांट। अप्रोप्रिएटनेस मींस जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे क्वालिटी मींस रेलेवेंस
एंड रिलायबिलिटी. रेलेवेंस मीन्स लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए भाई इंफॉर्मेशन के साथ. रिलायबिलिटी मीन्स भरोसा, तो उधर हिंदी में लिखेगा पेपर पे भरोसा. सी ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट. अरे भाई ये क्या है, काका लोग को थोड़े अपने वर्ड्स चाहिए भाई आंसर लिखते वक्त. सो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. कभी कभी अपने को लगता है ना ऐसे क्वेश्चन क्या ही आएंगे. नवंबर 23 आरटीपी में सिर्फ रेलेवेंस वर्ड के ऊपर एमसीक्यू, और क्या मस्त एमसीक्यू है. ऑलराइट, वो धीरे धीरे सब पता चलेगा. सो टेल मी, ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस मींस रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी. रेलेवेंस मींस लॉजिकल कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट. और जब रेलेवेंस रिलायबिलिटी दोनों होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है. अब जरा मेरे साथ थोड़ा बात कर लो ना. मैं क्या बोलता हूं, समझो कि परचेज इनवॉइस है, 1000 में से 200 वगैरह वेरीफाई करने वाले हो, या अपना अपना क्वांटम डिसाइड कर रहे हो. परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर वगैरह. परचेज इनवॉइस चाहिए, परचेज ऑर्डर चाहिए, देन आपको सप्लायर का स्टेटमेंट चाहिए, वेंडर अग्रीमेंट चाहिए, ये सब जो भी है, गुड्स रिसीव्ड नोट चाहिए, ये सब आपको लॉजिकली सेटिस्फाई करने वाला है. टेल मी एवरीवन, अगर मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लिया फ्रॉम द सप्लायर और वो हूबहू टैली हो गया, ऑलराइट, एकदम प्रॉपर विद द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एकदम प्रॉपर ईमेल सब फॉलो किया प्रॉपर, देन इन दैट केस डू यू रियली थिंक कि वो वाले सप्लायर के लेजर के अंदर जा जाके मुझे बड़ा बड़ा सैंपल निकाल के वेरीफाई करना पड़ेगा? नहीं. इसका मतलब अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी है तो आप लेस क्वांटिटी से भी सेटिस्फाई हो सकते हो. पर भाई वाइसा वर्सा मत कर देना कि समझो अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो कम क्वालिटी भी चलेगा. तो एक काम करता हूं, दाल राइस के अंदर आपको कीड़े मकोड़े डाल के दे देता हूं मैं, और 3 थाली भर के दे देता हूं, चलेगा? नहीं ना. बस, तो वहां पे नहीं चलेगा तो यहां पे कैसे चलेगा? सो क्वांटिटी ज्यादा है तो क्वालिटी कम चलेगी, ये मत बोलना आप. हाँ, लेकिन अगर डेयरी मिल्क खाने मिले विद फुल चॉकलेट, अगर क्वालिटी ज्यादा है तो कम क्वांटिटी भी मुझे चल जाएगी, उसमें भी ज्यादा चाहिए पर ठीक है. ऑलराइट, और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ज्यादा है, हाँ हाँ हाँ, तो बात बन जाए, बात बन जाए. तो इतना थोड़ा अपने को पता होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब ना थोड़ा क्या इंग्लिश में खेलते हैं वो लोग. ओके, डन 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 डन. नाउ एवरीवन ओवर हियर, आपको जो ऑडिट एविडेंस मिलता है वो कहां से मिलता है? वही भगवान आते हैं सपने में? नहीं नहीं, कहां से मिलता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ये सब इंग्लिश यूज होने वाला है. आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर वगैरह है, एनी आइटम विच कैन हेल्प यू इन योर बुक्स, आई मीन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. खाली जर्नल लेजर वगैरह नहीं है. इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट, देन आपका लेजर, आपका वो चेक्स, चेक, बैंक स्टेटमेंट, ऑलराइट, ये सब क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. इट हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एमओए, एओए, मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह एक्सेट्रा, ये सब अदर इंफॉर्मेशन है सपोर्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ऑलराइट, ओके. टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस 2 तरीके का होता है, लिखो लिखो फटाफट ये सब. एक तो आपको इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है, बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल. चलो फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो. परचेज इनवॉइस क्या है बेटा? इंटरनल एविडेंस है कि एक्सटर्नल एविडेंस? इंटरनल. इंटरनल, हाँ, अंदर पड़ा हुआ है तो इंटरनल. अरे आ कहां से रही है तू? इनवॉइस की बात कर रहा हूं. इनवॉइस आ रही है सप्लायर से, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सटर्नल एविडेंस. करंट लोकेशन पे मत जाओ, ओरिजिन पे जाओ. सेल्स इनवॉइस भले इस वक्त कस्टमर के पास है लेकिन जनरेट तो एंटिटी से हुआ, तो इट इज एन इंटरनल एविडेंस. तो आपको ओरिजिन पे जाना है. ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटिटी, ये ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड द एंटिटी. इसका एग्जांपल परचेस इनवॉइस, इसका एग्जांपल सेल्स इनवॉइस. अब आप ही बताओ मुझे, ये थोड़ा पॉज करते करते लिखते हैं ना, किसी हैंडराइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं इस वक्त, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए. वैसे इतने ज्यादा अच्छे है भी नहीं मेरे, तो थोड़ा धीरे लिखो तो अच्छा आएगा. पर अभी क्या आप सुन भी रहे हो तो आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूं. सो अब मुझे बताओ आप, बैंक स्टेटमेंट,
एक्सटर्नल एविडेंस, बाहर से आ रहा है। बीआरएस अंदर ही बनता है, इंटरनल एविडेंस। सैलरी स्लिप अंदर ही बनता है, इंटरनल एविडेंस। टीडीएस का चालान, एक्सटर्नल एविडेंस। अरे समझ गया क्या? ऑलराइट, अब इधर देखो, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, आखिर वो इंफॉर्मेशन है कैसी? ओरल इंफॉर्मेशन, अरे वो खाली बातें करके पता चलता है, इंक्वायरीज। रिटन एविडेंस या विजुअल एविडेंस। ऑलराइट, कही गई सुनी गई बात, लिखी गई बात, आंखों देखी बात। चलो फटाफट फटाफट। ऑडिट एविडेंस इज डैश इन नेचर, ऑडिट एविडेंस इज डैश इन नेचर। अरे क्यूमुलेटिव इन नेचर। अरे ये तो आप अपने गॉसिप लाइफ में भी है ना, एक ही चीज 10 जगह से पूछ पूछ के फिर कंक्लूजन निकालते हो, बराबर है। तो ऐसे ऑडिटर भी इकट्ठा करता है ना इन्फॉर्मेशन, परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, सप्लायर स्टेटमेंट, हाँ, गुड्स रिसीव्ड नोट, राइट, बैंक स्टेटमेंट, पेड पेमेंट का एंट्रीज, अलग अलग जगह से इकट्ठा करो फिर कंक्लूजन बनाओ। सो ऑडिट एविडेंस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। ऑडिटर शुड एटलीस्ट ऑब्टेन परसुएसिव एविडेंस, मेरे पास ऐसा एविडेंस तो होना चाहिए कि मैं कन्विंस हो जाऊं, कन्विंसिंग एविडेंस जो मुझे कन्विंस कर दे, परसुएसिव एविडेंस। ऑलराइट, कोई भी सिचुएशन में जो आप एविडेंस चाहते थे वो अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार जरा अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ट्राई तो करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेटर से कंफर्मेशन चाहिए था, आपने डेटर को ईमेल भेजा, डेटर ने उसका जवाब नहीं दिया, ऑलराइट, तो क्या करोगे? डेटर बदल दो। अरे भाई, अगर तू गोवा जा रहा है और एक रास्ता बंद है तो तू आगरा चला जाएगा क्या? जाएगा तो गोवा ही, दूसरा रास्ता लेकर। सो डू नॉट चेंज द सैंपल, यू वांट टू वेरीफाई दैट डेटर ओनली। बट अभी ईमेल से नहीं हो पा रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो जरा आप सेल्स के एंट्रीज देखो, गुड्स आउटवर्ड नोट देखो, इनवॉइसेस देखो, देखो देखो देखो। इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द इंटेंडेड एविडेंस, ये सब बेटा केस स्टडी में काम आता है, देन ऑडिटर शुड परफॉर्म alternate audit procedures to obtain another persuasive, convincing या तो corroborative, वही related information। ऑलराइट, ये corroborative वेस्ट बंगाल से वर्ड इंपोर्ट किया गया, अगर आप देखोगे ना, corroborative बड़ा बंगाली साउंड करता है ये। सो corroborative is nothing but related information when you try to dig further in something that is corroborative। ऑलराइट, ओके, बेसिकली मेन बात यह थी कि अगर इंटेंडेड एविडेंस ना मिले तो एक बार ट्राई तो करो फॉर परफॉर्मिंग अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, ये ऑडिट करते 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 अलग अलग टेक्निक्स क्या यूज होती है भाई? ये तो इंटरसे वाला है, या तो पूछताछ करोगे, इंक्वायरी, या तो देखते बैठोगे, ऑब्जर्वेशन, या तो थर्ड पार्टी से कंफर्म करोगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या तो खुद एक एक डॉक्यूमेंट चेक करते हो, इंस्पेक्शन, देन वो टोटलिंग फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप, रिकैलकुलेशन, देन पूरा प्रोसेस फिर से आप करके देखते हो, रीपरफॉर्मेंस, फिर वो रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, वो सब क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। लिखो तो सही, हाथों की मेहनत सही जगह करेंगे बेटा, तभी जाके तो कुछ सफलता प्राप्त होगी। सो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑल ऑफ दीज आर ऑडिट टेक्निक्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू विथ मी? यस सर। सर आप ये सब इतना बेसिक्स क्लियर क्यों करवा रहे हो? बेटा अगर मैं आपके सामने मॉड्यूल खोल दूं ना और एक एक केस स्टडी दिखाऊं ना, दिमाग हिल जाएगा आपका। इंटरसे वाला अप्रोच नहीं है जहां पे सिर्फ लास्ट लाइन देख के अपने को आंसर लगाना है, नहीं 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 नहीं, वहां पे भी अभी तो डिफिकल्ट आना शुरू हो गया है। बट लेट मी टेल यू, टॉपिक सेम लगते हैं एग्जिस्टिंग सिलेबस जैसे। कुछ प्रोफेसर्स यू नो एग्जिस्टिंग सिलेबस के वीडियोस को कटपुट करके न्यू सिलेबस बोल रहे हैं। अप्रोच चेंज हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज्ड अप्रोच ये सब नया शूटिंग करना जरूरी है। ओके, कुछ ऐसा एक टॉपिक, एक पेज ऐसा कुछ मिला, 2-3 पेजेस जो एकदम सेम है तो अलग है, बट अप्रोच चेंज हुआ इसलिए अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, और ये सब वर्ड्स के ऊपर आपका क्लैरिटी होना जरूरी है। ऑलराइट, सो आई होप ऑडिट एविडेंस कंसेप्ट तक आप पहुंच चुके हो मेरे साथ साथ। अब आगे के डिस्कशंस भी करने हैं, बट ये का थोड़ा आपका वार्म अप सेशन हो रहा है, अभी भी ऐसे बेसिक्स और बहुत सारे टेक्निकल डिस्कशंस बाकी है। उसके बाद मैं आपके साथ पहला चैप्टर ऐसे का स्टार्ट कर पाऊंगा। ऑलराइट, बट इस वीडियो को मैं यहां पे थोड़ा विराम देता हूं, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।